अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद, आदाब, नमस्कार। आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। हमारे दरमियान एक खसूसी मेहमान हैं, उनका तारुफ मैं पेश करूँगा। उससे पहले आपको बता दूँ कि हम एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंस्पायरेशन टॉक। इंस्पायरेशन टॉक जो है, इसमें अलग अलग फील्ड के प्रोफेशंस के एक्सपर्ट्स और तजुर्बाकार लोग, वेल एक्सपीरियंस लोग, एजुकेशन के हो, मेडिकल के हो या पॉलिटिकल हो, अलग अलग टाइप के लोगों से हम आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। उनकी बायोग्राफी एक तरह की, उनकी लाइफ जर्नी कैसी रही, उनकी कामयाबी किन चीज़ों से उन्होंने हासिल की। तो ये उनकी लाइफ जर्नी आपको इस सीरीज़ में आपको देखने मिलेगी। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप कोकनी माउंटेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को याद से प्रेस करना ताकि हमारा वीडियो रिलीज़ होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, और पूरा वीडियो देखें, तब कहीं जाके आपको एक सही इंस्पायरेशन मिलेगा। जिस नीयत से हम आपकी खिदमत में इस तरह की वीडियोस हाजिर कर रहे हैं, एक नया सिलसिला है हमारे चैनल पे, इसकी एक अलग अपनी प्लेलिस्ट बनेगी और इसको आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए और इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में, स्टूडेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। तो आपका इस्तकबाल है मिस्टर बिलाल अंसारी साहब। शुक्रिया अखलाक नागुतने साहब जी। बिलाल साहब हैं बाय प्रोफेशन बीटेक एरोनॉटिकल इंजीनियर। तो इनकी लाइफ जर्नी कैसी शुरू हुई और इन्होंने कुछ स्ट्रगल की है या नहीं की है, मैं ज़्यादा वक्त इन्हीं को दूंगा ताकि इनसे आप मोटिवेट हो, इंस्पायर हो। तो बिलाल साहब, आपकी पैदाइश कहाँ हुई और आपका ये बचपन कैसा गुजरा? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अखलाक नागुतने साहब का कि उन्होंने अपने इंटरव्यू सेशन में, इंस्पिरेशन टॉक्स में सर आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैं आपकी पूरी कम्युनिटी को और आपके चैनल को इसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके बाद जो सवाल मेरे सामने रखा गया है कि पैदाइश के रिलेटेड, तो सर हमारा जो है गांव है, उत्तर प्रदेश ज़िला बलिया से हम लोग हैं। वहाँ पर एक छोटे से गांव नगरा में मेरी पैदाइश हुई। नगरा जी, नगरा में मेरी पैदाइश हुई 1989-90 के करीब, 20 जनवरी 89 के करीब मेरी जो है वो बर्थ है। और बट उससे पहले जो मेरे वालिद साहब थे वो मुंबई ट्रांसफ़र कर चुके थे। मेरे वालिद साहब बाय प्रोफेशन जो है एक वकील थे। यहाँ पर बोरीवली हाई कोर्ट में वो अपनी वकालत करते थे। तो मेरी वालदा और हम लोग एज अ फैमिली जो है वो 87 या 88 में यहाँ पर शिफ्ट हो चुके थे। तो गांव में पैदाइश होने के बाद जो है मेरा यहाँ पर आना हुआ मुंबई में, और बाकी जो मेरा बचपन का ज़्यादातर अरसा है वो यहीं पर गुजरा, मुंबई में ही मेरा बचपन गुजरा। आपकी तालीम कहाँ से होगी? जी, जहाँ तक मेरी स्कूल से, कौन से मीडियम से हुई? जी, स्कूल की जो मेरी शुरुआत की जो जर्नी रही वो बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेटिंग है। और जैसे आज लोग मुझे देखते हैं कि एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ मैं, या फिर बाकी जो भी मेरे अचीवमेंट है, तो उसको इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मेरा बचपन का एजुकेशन रहा वो बहुत ही ज़्यादा सर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो है वो मेरी असल में IB पटेल स्कूल से हुई है। जी, म्यूनसिपल स्कूल्स जो गवर्नमेंट की होती है, जोगेश्वरी में, मुंबई में। जी, जोगेश्वरी में नहीं, गोरेगांव स्टेशन के पास IB पटेल स्कूल है। तो वहाँ पर जो है मेरा दाखिला हुआ। वैसे मेरे वालिद साहब काफ़ी एजुकेटेड थे, लेकिन उनका ये मानना था कि बच्चे जो है बहुत स्टार्टिंग में बहुत छोटे होते हैं तो वो जा नहीं पाते, ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह जो है उस टाइम पे इतना फिजिबल नहीं हुआ करता था। तो पहली जो मेरी इब्तिदाई तालीम जो है वो पहली से शुरू हुई। उससे पहले KG और ये नर्सरी वगैरह हमारे टाइम पर इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, तो वो हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन पहले से जो मेरा दाखिला हुआ वो गवर्नमेंट म्यूनसिपल स्कूल में हुआ, वो भी उर्दू मीडियम से हुआ। तो उर्दू मीडियम की म्यूनसिपल स्कूल थी यहाँ पर पास में, जो गोरेगांव में, वहाँ से मैंने पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा की जो पढ़ाई हुआ है अपनी कंप्लीट की। फिर उसके बाद 5वीं से जो है वो मेरी तालीम एक अच्छी स्कूल में कराने का मेरे वालिद साहब ने फैसला किया। तो चौथी तक प्राइमरी वगैरह में पढ़ाई कराने के बाद फिर वो मुझे मदनी स्कूल जो जोगेश्वरी में है, वो भी स्टेशन के पास, जी, स्टेशन के पास जो मोमिन नगर में जो मदनी स्कूल है, काफ़ी अच्छी स्कूल है, उर्दू स्कूल है। तो उर्दू मीडियम, वो भी उर्दू मीडियम स्कूल है। तो वहाँ पर मेरा 5th स्टैंडर्ड से दाखिला करा दिया गया। बाकी 10th तक की मेरी स्टडीज़ जो है वो मदनी स्कूल में ही। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ एक बात समझ में आ गई कि इनका मीडियम जो इंस्ट्रक्शन जो था उर्दू था, किसी का मराठी हो सकता है, किसी का हिंदी हो सकता है। इन्हें हमारे देश की जो भाषा है
उन ज़बानों में भी, उन लैंग्वेजेस में भी एजुकेशन हासिल करके आगे बढ़ा सकते हैं। जी जी सर बिल्कुल। नहीं सिर्फ क्या ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश मीडियम का ही बच्चा टैलेंटेड हो। जी जी नहीं बिल्कुल आप ऐसा। अपनी मदर टंग में बच्चे जो हैं अपनी एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि बच्चा कोई भी हो वो सोचता पहले अपनी मदर टंग में, जो उसकी घर में जो अपनी ज़बान बोली जाती है, और उससे समझता भी बड़ी आसानी से है। आपके वालिद साहब का नाम क्या था जो एडवोकेट थे? जी मेरे वालिद साहब का नाम था हिदायतुल्लाह अंसारी। हिदायतुल अंसारी साहब। उस वक्त आपकी घरेलू हालत, जैसे आपने कहा कि आपके अब्बा वकील थे, और मतलब तो आपका वही घर का माहौल तो एजुकेशन से रिलेटेड था और अच्छा ही रहा है। अभी आप बताएं कि सेकेंडरी स्कूल जो उर्दू मीडियम मदनी स्कूल से आपने किया, उसके बाद ये बीटेक तक का सफ़र कैसे रहा? उसके लिए क्या एग्ज़ाम दी, क्या तैयारी की, जी जी और उसको अचीव करने के लिए आपने क्या किया? जी तो ये जो एक लाइफ का बहुत ही हार्ड एक्सपीरियंस है जो सर आपने अभी जो सवाल रखा है कि बीटेक तक का सफ़र कैसा रहा स्कूल के बाद। तो मेरे वालिद साहब जो है वो वकील तो थे, बट जो हमारा जो घर का, मेरी वालिदा साहब है उन्होंने सिर्फ चौथी पढ़ाई की हुई है, तो मेरी वालिदा जो है वो हाउसवाइफ थी। तो हमारा जो है घर का माहौल पढ़ाई को लेके काफ़ी ज़्यादा संजीदा ज़रूर रहा। जैसे मेरे पेरेंट जो दोनों ही बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग थे, हमेशा पढ़ाई को लेके बहुत ही ज़्यादा संजीदा रहे, लेकिन गाइडेंस जो है वो नहीं रहा। गाइडेंस नहीं मिला। गाइडेंस नहीं मिला, क्योंकि मेरे मेरे वालिद साहब जो है वो अक्सर तो बाहरी जॉब वगैरह पे, काम वगैरह में बिजी रहते थे। बाकी मसरूफियात थी दोस्तों के साथ, फिर कौम की खिदमत में भी बहुत ज़्यादा उनका मतलब अपना जर्नी, उनकी एक अपनी अलग स्टोरी है। लेकिन जो मेरी वालिदा साहब है वो बहुत ज़्यादा हमको एजुकेशन को लेके बहुत, हमेशा शुरू से बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेकर उन्होंने फोकस किया। होमवर्क वगैरह टाइम पर स्टडी करने के लिए बैठाना, बहुत ज़्यादा मारा पीटा भी है सर हम लोगों को पढ़ाई के लिए। हाँ। मेरे जो वालिदा साहब ने बहुत ज़्यादा हम लोगों को फोकस रखा है। 8th स्टैंडर्ड में जब हम पहुँचे तो बाय हैपनिंग मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ, और मेरे वालिद साहब जो है वो इंतकाल कर गए। तो ये कुछ 2001 की बात है। 2001 में मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। उसके बाद जो है वो स्टोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा समय तक जो है पढ़ाई वढ़ाई को लेके बहुत दिक्कत रही। इंजीनियरिंग तक का जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह का नाइटमेयर की तरह से गुजरा सर। बहुत ज़्यादा उसमें मतलब प्रॉब्लम हुई। 8वीं के बाद जो है वो हम लोग जो एजुकेशंस को लेके, मेरा जहाँ तक तजुर्बा रहा, 10वीं में मैंने अपनी स्कूल में टॉप किया, मदनी स्कूल मैंने टॉप किया था, और मुझे उस वक्त 2004 में मेरा 10th क्वालिफाई हुआ, तब मैं अपनी स्कूल का टॉपर था, और मुझे साइंस में 96% मार्क्स थे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा था, मतलब कॉम की तरफ से भी और बाकी महततीन की तरफ से भी, कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। बट घर के हालात ऐसे थे कि एक ही हमारा घर था, और वो भी 1 रूम किचन, और 8 भाई बहन हैं हम लोग। तो जी तो 3 भाई हैं हम लोग और 8 बहनें हैं, और मेरी वालिदा साहब। तो एक बहुत बड़ा परिवार है। तो उसको किस तरह से मतलब हमें आगे वो करना है, किस तरह से उसको ले जाना है, ये बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने थे। बड़ी 1 रूम किचन में 8 भाई बहन और अम्मी, जी जी और अब्बा जी भी थे जो बाद में जी इंतकाल कर गए। जी। तो मेरे वालिद साहब का मतलब दूसरा घर खरीदने का पहले प्लान था, लेकिन उनका इंतकाल हो गया, तो फिर हम लोग वहाँ से नहीं निकल पाए। और फिर जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगे तो फिर वो घर में बहुत सारी दिक्कतें, फिर रहने का मसला, फिर पढ़ाई का मसला, फिर एक ही घर में रहना है, खाना भी है, सोना भी है, उसी में आपको नहाना भी है, उसी में आपको पढ़ाई भी करनी है, उसी में आपको सोना भी है। तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई के एक घर में 10 लोगों का रहना, वो भी 1 रूम 1 रूम किचन में, किस तरह का गुजारा होगा। जी। यानी एक बात है कि अहमद साहब की बात से, बिलाल साहब की बात से एक बात समझ में आई कि आपके पास अच्छा लग्जरियस फ्लैट या बंगलो या कोई विला ही हो जिसमें अच्छा एनवायरनमेंट मिल सकता है, स्टडी कर सकते हैं, तभी आप फोकस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपके पास जो भी है, झोपड़ा है, एक छोटा 1 रूम किचन है, एक हॉल है, और किचन टॉयलेट बाथरूम सब है उसी में। तो वहाँ रहते हुए भी अगर आपने सोच लिया कि मुझे आगे बढ़ना है, तो आप यकीनन उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हालात के साथ आगे बढ़ना है। जी। तो 10th के बाद जब मैंने अपना स्कूल टॉप किया, तो वहाँ पर मेरे स्कूल में मुझे नॉमिनेट किया गया। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उस वक्त होता है डॉक्टर पी इनामदार साहब का, पूना से जो होता जी है जी, कैंपस। आज़म कैंपस एक बहुत ही मशहूर अदारा है, जहाँ पर 20 से 25-30 जो है बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। उसमें BDS कॉलेजेस है, उसमें अलग अलग कॉलेजेस हैं सर, उसमें फार्मेसी कॉलेज है, लॉ कॉलेज है। तो वो तंजीम जो है वो स्कॉलर बैच के नाम से हर साल एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। आज भी शायद वो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो वो एग्ज़ाम मैंने अपनी स्कूल में लिखा हुआ सर, माशाल्लाह अल्लाह के फजल से मैंने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी किया। SSC के बाद जी 10th के बाद मुंबई और गुजरात और आसपास के अलग अलग डिवीज़न से सिर्फ 50 से 60 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो उसमें मैंने काफ़ी मेहनत से उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता था कि मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन को लेके नहीं है।
मेरे पास ना पैसे हैं ना मैं अपनी जो है एजुकेशन अपने पैसों की बदौलत कंप्लीट कर सकता हूँ। तो मुझे ये पूरा अच्छे से मुझे इस बात का नॉलेज था कि अगर मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया तो मेरी लाइफ जो है वो स्टॉप हो जाएगी। जी। मतलब मेरे पास एजुकेशन को लेके कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं, फिर मुझे बाकी जॉब वगैरह जो भी है छोटे मोटे धंधे और कारोबार में लगा दिया जाएगा, बिकॉज ऑप्शन ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो पढ़ाई कहाँ से करेंगे। बिल्कुल। तो उस बैच में आपका सिलेक्शन हो गया था? जी, तो मैं सर तो उस वक्त उसकी कितने दिन की ट्रेनिंग हुई थी उन लोग का बैच की? जी, तो सर उस वक्त जो उस पर्टिकुलर एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है वो सेल्फ स्टडी किया था Self मैंने। study, हाँ। जी, मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली थी, जो भी मेरे अपने स्कूल के नोट्स थे उन्हीं को बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, उन्हीं को बहुत अच्छे से समझा, और उसके बाद मैंने वो एग्ज़ाम दिया जो बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूँगा। जो आज़म कैंपस है वहाँ अपने पूना में, वहाँ पीए इनामदार साहब उसके मतलब करता रहता है, अब चेयरमैन है या प्रेसिडेंट जो भी हैं, लेकिन अहम जिम्मेदार वही है पी इनामदार साहब। तो ये लोग हर साल, और इस तरह के और भी बहुत सारे इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स लेती हैं, और वो एग्ज़ाम्स लेने के बाद जो बच्चे एसएससी में जो बच्चे पास हुए तो उनके एग्ज़ाम लेते हैं, और जो टैलेंटेड बच्चों का एग्ज़ाम लेते हैं, और उसमें जो ज़्यादा हाई रिजल्ट आता है उन बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उनको स्पॉन्सर करते हैं। जी जी उनको स्कॉलरशिप देते हैं अगली स्टडी के लिए। और बहुत सारे ऐसे जैसे रहमानी फाउंडेशन है, तो वो लोग भी स्कॉलर स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं अलग से ट्रेनिंग भी देते हैं, एक महीने की ट्रेनिंग देते हैं बच्चों की, और उसके ज़रिए फिर बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। तो गरीब बच्चे हो या अमीर हो तो उसका बेनिफिट मिलता है। तो आप भी सर्च करते रहें, देखते रहें, जब भी हर साल किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एग्ज़ाम लेती है स्कॉलरशिप की या इस तरह से कुछ टेस्ट लेते हैं आपका, और उसमें जिससे आपको पैसा मिलने वाला होता है, हेल्प मिलने वाली है, तो उसको छोड़ना नहीं है। जी सर, आगे बढ़िए। तो सर उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन वहाँ पर हो गया तो मुझे 2 साल वहाँ पर पढ़ाई करने की पूरी फैसिलिटी मिली। हाँ। आज़म कैंपस में मुझे हॉस्टल में रहना, खाना, सब कुछ तो 2 साल 11th एंड 12th जी जी 11th-12th का जो मेरा पूरा खर्चा है वो पीए इनामदार साहब की ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, जिसके बदले में आपको 2 साल एजुकेशन फ्री, जी, जी, रहना खाना कॉलेज जी, सब जी, फ्री हो गया था। जी जी मेरा सब रहना खाने का सारा इंतज़ाम वहाँ पर पूना में हो गया। मेरी पढ़ाई की फ़ीस माफ़ हो गई, और मैंने वहाँ से मतलब बहुत अच्छी तालीम हासिल की। वो 2 साल मेरी लाइफ में एक तरह के टर्निंग पॉइंट्स रहे। उसके बाद मैंने 12वीं के बाद कोटा जाकर मैंने आईआईटी की तैयारी की। कोटा राजस्थान में जो जी है। जी कोटा राजस्थान जाकर मैंने आईआईटी की तैयारी की। असल में तब तक मेरा जो है पर्पस वहाँ पर मेरी प्रिपरेशन जो है, मैंने 11वीं 12वीं की स्कॉलरशिप तो मुझे मिल गई थी, लेकिन वहाँ पर भी पढ़ाई के साथ साथ अवेयरनेस बहुत कम थी। अच्छा। अवेयरनेस इन द सेंस कितने टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसकी ज़्यादा अवेयरनेस हमें नहीं थी। एज ए स्टूडेंट हम लोग हॉस्टल्स वगैरह में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते थे, अलग अलग स्टेट के टॉपर्स सब हमारे साथ थे, लेकिन अवेयरनेस की जो है थोड़ी बहुत कमी वहाँ पर मुझे रही। जब आईआईटी के बारे में मुझे पता चला, वो दौर जो है वो 12वीं के बाद का था। 12वीं के बाद जब 12वीं का एग्ज़ाम हम दे चुके, तब हमें पता चला कि आईआईटी का एग्ज़ाम जो है वो इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स के लिए कंडक्ट होता है। जी। तो मुझे शुरू से जो है कि इंजीनियर बनने का सपना था मेरा। शुरू से स्कूल्स वगैरह में भी जो मेरी एक्टिविटीज़ रही, जी। साइंस एग्जीबिशंस को लेके, वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। मेरा स्पीच वगैरह में जो पार्टिसिपेशन है सर, वो मेरा शुरू से स्कूल में बहुत अच्छा रहा है। जी। और मैं उस अपनी ज़िंदगी में सर एकेडमिक साइड आपकी अच्छी जी, रही, जी, मेहनत मैं- रही, चाहे जी। भले इकोनॉमिकली या हाँ, फाइनेंशियली जी, आप तकलीफ में रहे। जी जी बट मेरा इकोनॉमिक साइड हमेशा बहुत अच्छा रहा है। मेरे स्कूल के टीचर्स आज भी मुझे काफ़ी याद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं सर। और मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं अपने स्कूल के टीचर्स को ही देता हूँ। आपकी बातों में एक लगा कि इनको 2 साल बाकायदा ट्रेनिंग मिली, मतलब 2 साल इनके लिए अरेंजमेंट हो गया था रहने खाना पढ़ने का। उसके बाद वो राजस्थान के कोटा में गई, जहाँ पे बहुत सारे अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम के ये हैं क्लासेस हो रहा है ब्रांडेड, और अच्छी मतलब वहाँ से तरबियत भी होती है। इन्होंने अपनी बातों में कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी होते हैं। अजीज बच्चों, वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, इससे पहले का आप अगर वीडियो देखेंगे हमारा जो बिलाल अंसारी साहब का जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर NIT JEE IIT, तो उसमें हमने कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बताई है। उससे पहले बिलाल अंसारी साहब का एक लेक्चर जो यूट्यूब पे हमारे चैनल पे मौजूद है 28 जुलाई को हुआ था, जिसमें MBBS या BDS और इस तरह के यानी मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज में कैसे मतलब उसकी प्रिपरेशन की जाती है उसके बारे में बताया गया था। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हमें कहीं जाना है, इवन आपको NDA में जाना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना है, अगर आपको एरोप्लेन का या शिप का इंजीनियर बनना है, या आपको डॉक्टर बनना है, या कोई और चीज़ बनना है, उसके एंट्रेंस टेस्ट क्या होते हैं, एग्ज़ाम कैसे होते हैं, प्रिपरेशन कहाँ से होती है, सिलेबस कहाँ से होती है, बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं था।
और अभी भी बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता, एसएससी एग्जाम रिजल्ट आया तब भी सोचते हैं क्या करना है, 12th का रिजल्ट आया तब भी नहीं मालूम होता जी कि उनको क्या करना है। तो नॉलेज की कमी, ये जो हमारे एनवायरनमेंट में वो चीज़ें नहीं मिलती है, जिसकी वजह से अच्छे टैलेंटेड बच्चे पीछे रहते हैं। हमारा मकसद ही यही है ये सीरीज़ का और करियर गाइडेंस के प्रोग्राम्स का, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चीज़ अवेयरनेस आ जाए। जी सर। प्लीज। तो जब मैं कोटा गया तो वहाँ पर मैंने आईआईटी की तैयारी अपनी शुरू की। डॉक्टर बीवी राव साहब, जो राव आईआईटी एकेडमी के सर आज हेड हैं, जी तो वो मेरे टीचर रहे वहाँ पर कोटा में। मैं बहुत लकी रहा कि मैं उनके गाइडेंस में जो है 1 साल प्रिपरेशन किया। बट वहाँ पर लकीली मेरा आईआईटी का प्रिपरेशन जो है वो 1 साल में कंप्लीट नहीं हो पाया। जैसे मैंने इससे पहले भी आपको वीडियोज़ में बताया था, जो मेरा पिछला सेशन हुआ उसमें मैंने ये बोला था कि कई मरतबा टाइम जो है वो बहुत ही कम पड़ता है प्रिपरेशन के लिए। तो बच्चों को जितना जल्दी अवेयरनेस होगा, जितना जल्दी उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, उतना उनको ज़्यादा टाइम मिलता है ये सब एग्जाम्स प्रिपेयर करने के लिए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, उसके बावजूद जो है मुझे टाइम कम पड़ा। मेरा जो है प्रिपरेशन वो ऑन टाइम 1 साल में कंप्लीट नहीं हो पाया। बट मेरा आईआईटी के साथ साथ बाकी जो AIEEE का एग्ज़ाम होता है उस वक्त का, वो मेरा AIEEE यानी ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो अभी जेई मेंस के नाम से होता है। जेई के नाम से। जी जी, जेई मेंस के नाम से होता है। जेई अभी 2 फेज में होता है सर, जेई मेंस और जेई एडवांस के नाम से होता है। तो जो जेई मेंस में क्वालिफायर्स हैं वो आप एनआईटीज में एडमिशन लेने के लिए कैपेबल होते हैं। जो जेई एडवांस में क्वालिफाई होते हैं वो आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा। तो ये जेई मेंस का पहला एग्जाम AIEEE के नाम से होता था, तो वो मेरा क्वालिफाई हो गया। बट मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए था, तो थोड़ा बहुत मैंने एरोस्पेस के बारे में रिसर्च किया, तो मुझे अलग अलग ऑटोनोमस कॉलेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली। ये मेरा 12th के बाद का सफ़र है 1 साल का। तो उसमें मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो था एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। जो द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये 1978 की इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये आपकी एरोनॉटिकल स्टडीज़ में बीटेक की डिग्री देती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्ज़ाम्स है वो सबसे ज़्यादा टफ माने जाते हैं एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज़ में आफ्टर आईआईटीज़। तो मुझे आईआईटीज़ में तो एडमिशन नहीं मिला, बट मुझे एरोनॉटिकल में द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में एडमिशन मिल गया। अच्छा। तो वहाँ से मुझे जब एडमिशन मिला तो मैंने उस प्रिपरेशन के लिए अपना रुख जो है वो चेन्नई की तरफ किया। मुंबई में बहुत सारे सेंटर, मुंबई में भी उसका सेंटर है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का, जहाँ से आप स्टडीज़ अपनी पूरी कर सकते हैं। आप अपनी स्टडीज़ बेंगलोर में भी कर सकते हैं एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की, और चेन्नई में भी कर सकते हैं। बट चेन्नई में जो है वहाँ पर IIT मद्रास ऑलरेडी एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में पहले से बहुत सारे कीर्तिमान जुड़ चुका है, और उसके प्रोफेसर्स की काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ जो है, जैसे वी गणेशन साहब हैं, इनकी काफ़ी बुक्स पब्लिश्ड है। तो मैं इन प्रोफेसर्स के पास पढ़ना ज़्यादा प्रीफर करता था। इसके लिए मैं चेन्नई, मैंने 4 साल के लिए मुंबई छोड़कर अपना जो होम टाउन है मेरा, जहाँ पर खाने पीने की सारी सुविधाएं अवेलेबल है, इन सबको छोड़कर मैंने चेन्नई का रुख किया, जहाँ की ना हम लैंग्वेज जानते हैं, जहाँ का ना हम खान पान जानते हैं। तो वहाँ पर जब हम शिफ्ट हुए तो शुरुआत में काफ़ी दिक्कत हुई खाने पीने को भी लेकर। तो कितने साल का था कोर्स बीटेक का? 4 साल का कोर्स। जी जी, 4 साल का सेमेस्टर वाइज ये कोर्स रहता है। तो मेरी जो 4 साल की पूरी प्रिपरेशन हुई वो चेन्नई में हुई। जो मेरी इंजीनियरिंग पूरी कंप्लीट हुई वो मेरी चेन्नई में हुई, द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया चेन्नई सेंटर से मैंने। तो ये आपका जो बीटेक हुआ, तो ये बीटेक के जो प्रोफेशन जो जाते हैं, तो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ होते हैं, क्या काम होता है बीटेक साथ? जी जी, बीटेक अपना किसमें के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है क्या? जी जी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तो सर मैं जब मुझे भी याद है बचपन में जब मेरे फादर मुझसे पूछते थे कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और लॉयर्स और ये सब भी होते हैं। ये मैं बहुत पहले की स्टोरी बता रहा हूँ। तो मैंने मेरे वालिद साहब को एक बार बोला था कि मैं APJ अब्दुल कलाम बनना चाहता हूँ। तो ये मेरा बचपन का आपके रोल मॉडल जो थे APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी में बढ़िया है। जी जी जी, तो कलाम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी APJ अब्दुल कलाम जी के नाम से इंस्पायर्ड है। तो मेरे वालिद साहब ने बोला था कि आप जानते हो कि वो APJ अब्दुल कलाम जी करते क्या है? तो मैंने बोला कि नहीं, वो तो मुझे नहीं पता कि क्या करते हैं, लेकिन हाँ वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस इंसान है, तो मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। तो मेरे वालिद साहब ने बताया था कि वो जो है वो एरोप्लेन वगैरह के इंजीनियर है। जो APJ अब्दुल कलाम साहब है वो मिसाइल्स वगैरह बनाते हैं, एरोप्लेन वगैरह बनाते हैं। तब से मुझे उन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा शौक रहा कि मतलब इंजीनियरिंग में मुझे ये सब चीज़ें बनानी है, मुझे ये सब करियर जो है वो परसीव करना है अपनी लाइफ में। आपसे रिक्वेस्ट है कि APJ अब्दुल कलाम, इनका फुल फॉर्म पूरा नाम क्या था? APJ अब्दुल कलाम, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। जी, आप प्लीज़ मेंशन करिए APJ जो इनिशियल है उसका फुल फॉर्म क्या है। जी ठीक है। तो सर मैं जब ये इनसे इंस्पायर रहा तो मेरा हमेशा से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मेरा जो मोटिव बना, तब
उस पर्टिकुलर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के उस वक्त इंडिया में ज़्यादा कॉलेजेस नहीं थे। जी मेरी जो पढ़ाई हुई है वो 2007 और 2008 की है, जब मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, जी। आज से करीब 14 साल पहले। तो उस वक्त इतना ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं था सर। 2006 में ही जो है फेसबुक लॉन्च हुआ, तो हमारे टाइम पे सर वो ये सब चीज़ें नहीं थी, मतलब जी। गूगल कर लिए हर चीज़ और हर एक चीज़ आपके फिंगर टिप पे अवेलेबल है। हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हाँ, हुआ करता मोबाइल्स नहीं थे, जी। नेट इतने थे, हमको साइबर कैफे में जाना पड़ता था। जी, और मेरे तो सर हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस इतने ख़राब थे कि उस मैं वक्त आपको करियर काउंसलर्स भी ज़्यादा नहीं थे। जी 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 और हमारे टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशंस इतने ख़राब थे कि जब इंजीनियरिंग सेकंड ईयर मैंने क्वालिफाई किया, तब जाकर मेरे पास पहली मर्तबा लाइफ में मुझे मोबाइल मिला। जी। तो अच्छा, कौन से साल में? इंजीनियरिंग सेकंड ईयर पास करने के पास बाद। करने के बाद। जी कौन सा साल था वो? ये था 2010। 2010 में आ गया था 2010 मोबाइल। 2012 में मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, जी। तो 2010 में पहली मर्तबा मेरे पास फ़ोन आया हाँ सर। जी। उसमें भी इंटरनेट वगैरह जो है वो नहीं था। हाँ, ऑर्डिनरी जो मोबाइल है, ऑर्डिनरी मोबाइल पहली बार लाइफ में मेरे पास 2010 में आया। जी। उससे पहले की लाइफ में हमेशा यही रहा कि मतलब खाने की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है, हर एक हाँ, चीज़ के तो लिए। आप ये बता रहे थे जो बीटेक का एरोनॉटिकल के जॉब्स के बारे में बता रहे थे, ये लोग कहाँ जॉब करते हैं, क्या उनकी सैलरी, जी जो जी जी जो पैकेज वगैरह होता है, जी इसके तो बारे में? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के जो इंजीनियर्स है ज़्यादातर वो एरोप्लेन बनाने का काम करते हैं, ऐसा लोगों को लगता है, बट इट इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। पूरी तरह से ये सही नहीं है। हाँ एरोनॉटिकल इंजीनियर्स जो है वो ऑफ कोर्स एयरक्राफ्ट बनाने का काम तो करते हैं, लेकिन सर वो आजकल सिर्फ एयरक्राफ्ट बनाने तक ये इंडस्ट्री सीमित नहीं है। एरोनॉटिकल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड होते जा रही है डे बाय डे। अब इसमें मिसाइल्स इंक्लूड हो चुके हैं, इसमें रॉकेट्स इंक्लूड हो चुके हैं, इसमें सैटेलाइट्स इंक्लूड हो चुके हैं, इसमें ड्रोन्स इंक्लूड हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो एरोनॉटिकल में इंक्लूड होते जा रही है, और अब इस इंडस्ट्री का नाम हो गया है एरोस्पेस इंडस्ट्री। एरोस्पेस इंडस्ट्री। जी, अब एरोस्पेस में जो है वो आपका एयरक्राफ्ट और एज वेल एज आपके स्पेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। जी तो इनको जो इंजीनियर जो ये लोग करके निकलते हैं, तो इंडिया में जो कुछ 5 या 6 बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एयरक्राफ्ट बनता है एक्चुअली। उसमें सबसे ऊपर नाम है नवरत्न कंपनी में एक नाम आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो भारत की नवरत्न कंपनीज है, 9 बड़ी बड़ी कंपनीज है, जिनको नौ रत्न कहा जाता है। नवरत्न कहा जाता है। जैसे आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो गया, भेल हो गया, हाँ। आपका सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको पीएसयूज के नाम से भी हम लोग जानते हैं, हाँ। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। जी। तो इसमें आपका सेल है, भेल है, आपका आईएसआरओ है, इसरो या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसमें आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करके भी जो एक कंपनी है। तो ये नवरत्न कंपनीज में से 2 या 3 ही कंपनीज में आपका एरोनॉटिकल इंडस्ट्री का जो है वो काम होता है। जी। तो वहाँ पर आप एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, आप वहाँ पर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर सकते हैं, आप उसकी इलेक्ट्रिकल यूनिट्स में काम कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट में बेसिकली सर 4 टाइप की यूनिट्स होती है। उसमें एक होता है आपका एरोडायनेमिक्स, एक होता है आपका प्रोपल्शन। एरोडायनेमिक्स मतलब एयरक्राफ्ट जो हवा में किस तरह से उड़ रहा है, हवा उसको किस तरह से कोप अप कर रही है, एयरक्राफ्ट को किस तरह से अपने हाथ में लेकर उड़ा रही है। तो ये जो हवा का जो फ्लो है, जो दबाव है एयरक्राफ्ट में, वो किस तरह का है, इसका एक इंजीनियर होता है, इसको एरोडायनेमिक्स इंजीनियर बोलते हैं। और एक होता है जो आपका फ्यूल निकलता है, उसमें किस तरह का कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है, किस तरह का आग, उसमें जो ईंधन होता है, जो एयरक्राफ्ट का ईंधन होता है, वो ईंधन किस टाइप का होता है, कैसे जलता है, कैसे वर्क करता है, कहाँ पे हम उसको स्टोर करते हैं। आपको पता होगा एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल है वो हम उसके विंग में स्टोर करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल है वो उसके कैबिन में स्टोर कैबिन में होगा, टैंक में होगा, नीचे होगा टैंक। यस। तो वो हम लोग उसके जो फ्यूलिंग सिस्टम है उस पर जो इंजीनियर्स काम करते हैं उसको हम लोग प्रोपल्शन इंजीनियर बोलते हैं। फिर एक इंजीनियर्स होते हैं जो उसकी पूरा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो उसका फिजिक होता है। आप अगर एयरक्राफ्ट का जो ओपन बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें वायरिंग बहुत ही ज़्यादा कन्फाइंड वे में करनी पड़ती है, बिकॉज ज़्यादातर स्पेस जो पैसेंजर्स को बिठाने के लिए और ज़्यादातर सामान या कैरेज को रखने के लिए जो हमें बनानी होती है। तो उसकी जो इलेक्ट्रिक जो उसकी प्रॉपर सिस्टम होता है उसके लिए ऑलरेडी एवियोनिक्स करके एक स्ट्रीम होती है सर। तो एवियोनिक्स इंजीनियर्स जो है वो उसका पूरा मैकेनिक वो डिज़ाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक सिस्टम उसमें किस तरह का होगा, कौन से सेंसर्स कहाँ पे होंगे, कैसे वर्क करेंगे, ये सारी चीज़ें वो एवियोनिक्स इंजीनियर्स का काम है। तो अलग अलग सेक्शन के हिसाब से अलग अलग कंपनीज में अलग अलग पोजीशन है। अब जैसे एवियोनिक्स की अगर हम बात करें तो HPCL हो गया, ये HCL हो गई। अलग अलग कंपनीज में जो है वो एवियोनिक्स इंजीनियर्स की डिमांड है। आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अगर आप देखेंगे तो वहाँ के एरोडायनेमिक्स इंजीनियर्स, प्रोपल्शन इंजीनियर्स की काफ़ी डिमांड है और बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव जॉब्स है। अब ये तो मैंने आपको इंडिया के बारे में बताया। ल्यूक्रेटिव है,
ल्यूक्रेटिव मतलब पैसे वाली, पैसे वाले, हाँ। बहुत ज्यादा, क्योंकि हम आसान सी जबान समझते हैं। जी जी, तो बहुत ज्यादा पैसे वाली जॉब है। और ये तो मैंने सिर्फ आपको इंडिया के बारे में बताया। अब मैं माफ करना आपको थोड़ा डिस्टर्ब करूँ, मेरे एक अपने दोस्त हैं, उनका बेटा है एयरक्राफ्ट इंजीनियर है, उन्होंने बीटेक भी नहीं किया है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में। जी जी, इंजीनियर तो बीटेक तो बड़ा हो गया, उन्होंने अपनी शॉर्ट टर्म कोर्स किया था अच्छी कंपनी में, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो उन्होंने जो है ना, उनकी फैसिलिटी सैलरी अच्छी है, तो उनको एरोप्लेन कहीं भी जाना है अगर दुनिया में तो फ्री तो उनके लिए है, सिर्फ टैक्सेस पे करना होते हैं। उनकी मम्मी डैडी को उनको जो ट्रैवलिंग है, जैसे अगर मुंबई टू दिल्ली अगर जो 2000 है तो उनके मम्मी डैडी को 500 to 600 पे करना पड़ता है। अच्छा, जो जी, टैक्स गवर्नमेंट टैक्सेस है उतना ही पे करना पड़ता है। जी तो अच्छी सैलरी के साथ जी जी, अच्छे उनके पेरेंट्स के लिए भी, उनके बीवी बच्चों के लिए भी फैसिलिटी जी, की जी। टिकट है। अगर दुबई जाना है तो अगर 8-10 हज़ार टिकट है तो उनके डैडी जो है 2000 रुपये में जाते हैं, यानी कितना डिफरेंस हो गया। जी जी, तो यानी उसका बेनिफिट्स इंजीनियर को ही नहीं होता बल्कि उसकी फैमिली को भी हो रहा है। जी जी जी। जी सर, आगे बढ़िए। तो इस पर्टिकुलर फील्ड का जो ये मैंने आपको बेनिफिट बताया कि इंडिया में ये कंपनीज हैं, लेकिन ज़्यादातर इंजीनियर्स जो है वो सर गल्फ में, फॉरेन में बहुत सारे, यूएस में, यूके में, कनाडा में, सिंगापुर में बहुत ज़्यादा एरोनॉटिकल स्पेस या एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है सर। वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों का अगर मैं नाम लूँ तो उसमें आपका ये लुफ्थांसा कंपनी हो गई, ठीक है, फिर आपकी एयरबस कंपनी हो गई जिसने सबसे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स बनाए हैं। जब भी आपने देखा होगा अभी करंटली न्यूज़ में राफेल जो हमने डील जो किया था, ये सारे फ्रेंच कंपनी के बनाए हुए एयरक्राफ्ट्स हैं। हाँ। तो बाहर जो है एरोनॉटिकल स्पेस और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पर आपका पैकेज भी बहुत ही ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू। लेकिन आपको अगर उस पर्टिकुलर नासा है अमेरिका में। नासा हो गया सर, नासा ये आपका नेशनल एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूएस में है, तो वहाँ पर अगर आपको पहुँचना है तो आपको बीटेक, सिर्फ आप बीटेक करोगे तो वहाँ तक आपका काम नहीं होने वाला है जी। उसके बाद आपको एमटेक करना ज़रूरी है, और एमटेक करने के लिए आपको गेट का एग्जाम देना होता है, मास्टर डिग्री जो करना जी, है, मास्टर्स डिग्री करने के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग। तो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। मैंने अपने टाइम पे एग्जाम क्वालिफाई किया था सर, मेरी ऑल इंडिया रैंक 162 थी, मुझे आईआईटी मद्रास में ऑलरेडी एमटेक वगैरह के लिए ऑफर्स थे। तो आप ये एग्जाम्स कंप्लीट करने के बाद आप एमटेक कर सकते हो, फिर एमटेक करने के बाद आप बाहर पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो सर्च कर सकते हैं। और जैसे इन्होंने कहा ल्यूक्रेटिव है, यानी माल बहुत पैसा, बहुत सारे लाखों रुपए मंथली। देखते हैं आप में से कौन बनना चाहते हैं। किसी को भी अगर इसके बारे में जानना है तो वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, अगला सवाल आपसे, अगर कुछ जानना है एंड्रॉइड के बारे में और मज़ीद जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको वहाँ पे आंसर ज़रूर मिलेगा। सर मुझे फिर अभी आपसे अगला, क्योंकि मैं इंटरव्यू चाहता हूँ थोड़ा और शॉर्ट करूँ, अगला सवाल है कि फ़िलहाल अभी आप क्या काम कर रहे हैं? जी, पहले तो जब मैंने एरोनॉटिकल इंडस्ट्री, जब मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ तब मेरे विजन्स जो है वो एरोनॉटिकल को लेकर सीमित नहीं थे। अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग विजन होते हैं सर, मेरा अपना पर्टिकुलर विजन था। मैं कभी भी पैसों के पीछे लाइफ में नहीं भागा हूँ, और मेरी ज़िंदगी पैसों को लेकर कभी ज़्यादा हेल्पफुल रही नहीं। पैसा ज़रूरत रही लेकिन मजबूरी नहीं सर। मैं कभी चाहता तो मैं फॉरेन चला जाता, बट बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकता था, बट ये मेरा विजन कभी रहा ही नहीं। मेरा असल में एपीजे अब्दुल कलाम बनने का जो मेरा विजन था वो पैसे को लेके नहीं था, बिकॉज मैं ये जानता हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम तो इस कंट्री के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान नहीं थे, मैं ये जानता था। तो मेरा जो मकसद है एपीजे बनने का वो कुछ और था। मेरा मकसद था कि मैं अपनी कौम के साथ साथ जो है समाज में कुछ क्रिएटिव चीज़ें जो है वो करूँ, जिससे समाज का उद्धार हो, जिससे हमारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो, जिससे हमारी कौम मिल्लत का फ़ायदा हो। तो ये जज्बा मेरे में शुरू से रहा। पैसा कभी भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। अभी क्या कर रहे हैं अभी आप? तो अभी करंटली मैं जब मैंने एरोनॉटिकल कंपनी कंप्लीट किया तो मैंने कुछ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने किए। फिर उसके बाद मुझे लेक्चरशिप का अपॉर्चुनिटी मिला, तो मैंने एरोस्पेस कॉलेजेस में पढ़ाया सर। शुरू के 2-3 साल मैंने गेट वालों को पढ़ाया है, मास्टर्स को पढ़ाया है, बीटेक वालों को भी पढ़ाया, उनको कोच किया। बट उसके बाद जो मुझे ज़रूरत लगी कि यहाँ पर जो 11th-12th के जो बच्चे हैं जो एरोनॉटिकल बनना चाहते हैं, उनका जो मेन फेज़ है वो यही 11th और 12th होता है, जहाँ पर आपका बच्चा जो है वो डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइफ में क्या करने वाला है। 11वीं 12वीं इज़ द मेन पार्ट। 10वीं तक तो बच्चा ही है, 12वीं के बाद सीधा वो जवान हो गया। 11वीं 12वीं का जो फेज़ है सर वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। अगर इसमें बच्चे ने प्रॉपरली एग्जाम क्वालिफाई करके अपना जो है लाइफ बना लिया तो फिर उसकी लाइफ उसके बाद सुधर जाती है। अदरवाइज सारा ट्रबल जो है वो 11वीं और 12वीं में ही है। तो एज अ टीचर मुझे लगा कि मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाने में होना चाहिए।
तो मैंने 11वीं 12वीं के जो अलग अलग कोचिंग्स हैं उसमें मुझे ऑफर्स मिलने लगे और मैंने उसमें अपना योगदान देने लगा। तो मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों सेक्शंस में डील करता हूँ सर। मेरे अपने भी कुछ पब्लिकेशंस थे जो मैंने एमटेक लेवल पे किए थे तभी, उनको भी मैं पढ़ाते वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है स्टूडेंट्स को। मेरा पैशन शुरू से पढ़ाई रहा हुआ है, तो मैंने इन चीज़ों में अपना करियर स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में रहा। शुरुआत में बेंगलोर में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया, पियर्सन लर्निंग में। फिर उसके बाद मुंबई की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन राव IIT एकेडमी में मैं पिछले 2-3 सालों से जूनियर फैकल्टी, फिर सीनियर फैकल्टी, अब नौ मैं यहाँ पर एकेडमिक हेड की हैसियत से पूरा ब्रांच जो है वो मैनेज कर रहा हूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। जी, और कुछ अपनी सोशल एक्टिविटीज़? सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में, बैंगलोर में जब मैंने जॉब ज्वाइन की तो वहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते थे मुझसे, लेक्चर्स वगैरह सुन के, और भी कनेक्ट होना चाहते थे। बोलते थे सर आप कुछ सोशल चीज़ें करिए तो हम लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो वहाँ पर हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कलाम साइंस फाउंडेशन। तो वहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स, मैं और कुछ टीचर्स मिलकर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसके ज़रिए हम लोग कभी कभी अनाथ आश्रम विजिट करते थे। वहाँ पे गरीब बच्चों को जाकर कुछ पैसे डोनेट करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनसे बातें करना, उनको मोटिवेट करना। फिर हम लोग अलग अलग कॉलेज के, जो दूसरे कॉलेज के बच्चे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ लो परसेंटेज एंड ऑल, लेकिन वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो हम उनके लिए स्पेशल कैंप्स ऑर्गेनाइज करते थे ताकि हम उन बच्चों को ले जाए वहाँ पर और एयरक्राफ्ट लाइव दिखा पाएँ कि किस तरह से एयरक्राफ्ट होते हैं। तो ये इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ हम लोग करते थे। फिर अलग अलग कॉलेजेस में हम सेमिनार कंडक्ट करते थे। फिर अलग अलग मॉडल्स हम लोग बनाते थे। अलग अलग मॉडल्स जैसे इसमें आपके एविएशन के बहुत सारे ड्रोन्स जो हम बनाते हैं आजकल, स्कूल के बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टॉपिक आजकल रहता है ये, जिसको हम लोग एरो मॉडलिंग के नाम से जानते हैं। तो एरो मॉडलिंग वगैरह में हम लोग स्टूडेंट्स को अलग अलग विंग्स कैसे डिज़ाइन करना है, एयरक्राफ्ट कैसे डिज़ाइन करना है, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में ये सब चीज़ें करता है तो उसमें ये सब जज्बा जनरेट होता है कि उसको फ्यूचर में कुछ बनना है, क्या बनना है, क्या करना है। तो ये विजन बच्चों में स्कूल में आता है। और ये सब जो छोटे मोटे मॉडल्स बनाने का जो सिलसिला है, जब हम ये स्कूलों में कंडक्ट करते हैं तो बच्चे इसमें बहुत इंस्पायर होते हैं और इन सब चीज़ों को एक्टिवली लेते हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, फिर हमारा जो कलाम एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट के जरिए हम लोग यहाँ के कई बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, उनको तालीम देते हैं। जो बच्चे स्लम्स में हैं, जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे वर्नाकुलर मीडियम्स में हैं, जो बच्चे जिनके फादर नहीं है, जो बच्चे जिनके फादर या कोई डॉक्टर ये हैं, टेलर वगैरह हैं, या फिर ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, बट बच्चों का परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। जैसे मेरी पढ़ाई हुई 11वीं 12वीं की, मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, बट एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की बदौलत मैं पढ़ पाया। तो यही वजन रखते हुए मैंने भी अपनी और हमारी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो बेंगलोर में बनी, आज वो मुंबई में एक्टिव है, बेंगलोर में एक्टिव है, चेन्नई में एक्टिव है, अलग अलग जगहों पे उसके अलग अलग वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, कलाम एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट जो है वो अलग अलग एग्ज़ाम मुंबई में कंडक्ट करती है, जिसमें जो भी बच्चे गरीब होते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, जो तो उनको हम लोग फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ये एक तरह का सोशल इनिशिएटिव है जो हम करते हैं। इवन जो मेरी कंपनी है राव IIT एकेडमी, उसमें भी हम लोग राव ट्रस्ट के नाम से हम लोग राइस का एग्जाम कंडक्ट करते हैं, IBSC का एग्जाम। क्या है फुल फॉर्म, क्या है? राइस का फुल फॉर्म है राव इंटेलिजेंस सर्च एग्जामिनेशन और इंडियाज बेस्ट स्टूडेंट कॉन्टेस्ट। तो हम लोग ये अपनी कंपनी में 2 एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स को जी, उससे बेनिफिट ये मिलता है कि सर IBSC यानी कि इंडियन बेस्ट स्टूडेंट कॉन्टेस्ट में जो बच्चा हमारा टॉप करता है, हम लोग राव IIT एकेडमी में उसको जेनिथ बैच यानी कि टॉप मोस्ट बैच में फ्री में रखते हैं। फ्री में उसकी पढ़ाई लिखाई का कोई खर्चा हम लोग वहाँ से लेते नहीं है। हमारे राव IIT के पढ़ाई हुए बच्चों का भी जो है रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 7 इस तरह का रहा। और राव ट्रस्ट के जरिए कई, यहाँ पर कांदिवली का एक बच्चा था जिसने IIT एडवांस क्वालिफाई किया, टाइम्स ऑफ इंडिया में उसकी न्यूज़ भी आई थी सर। वो बच्चा ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बेटा था, तो उसने IIT एडवांस जो है वो राव इनिशिएटिव के जरिए क्वालिफाई किया। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव में सोशली मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। आपके कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ पर आप सेमिनार के लिए मुझे इन्वाइट करना चाहते हैं, या फिर आप करियर गाइडेंस के लिए मुझे इन्वाइट करना चाहते हैं, या फिर आप अपने स्टूडेंट्स के गाइडेंस के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ सर। ये मेरा मेन वन ऑफ द वेरी की हॉबी है जो मेरी शुरू से है, अपार्ट फ्रॉम द जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब के साथ साथ मैं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिवली शुरू से पार्टिसिपेट करते आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मेरा आखिरी इनसे सवाल है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? जी, ये सवाल सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक मुझे लगता है कि स्टूडेंट की सक्सेस के लिए 2 लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है, वो है एक तो पेरेंट और एक है टीचर्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन लोगों का रहता है, पेरेंट का और टीचर का।
मैंने अक्सर ये चीज़ों को देखा हुआ है और सर का भी बेसिक तजुर्बा रहता है, जिस तरह से हम लोग ऑफ प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन करते हैं कि समाज में जो पेरेंट अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा बेदार नहीं है। तो ये पेरेंट के लिए मेरा मैसेज है, बहुत ज़्यादा आप अपने बच्चों को ध्यान रखिए, उनकी पढ़ाई का, लिखाई का, हर एक की ज़िम्मेदारी बच्चों की आपकी है। जब तक बच्चा आपका 12वीं क्वालीफाई नहीं करता, वो तो आपके ही, जिस तरह से आप उसको गाइड करोगे उस तरह से ही उसका जो है वो लाइफ वहाँ पर होगा। आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट पढ़ाई का बनाइए, आप अपने सोसाइटी में सोशल एक्टिविटीज़ कंडक्ट करिए। एज अ पेरेंट आप खुद इनिशिएटिव लीजिए कि आपकी सोसाइटी में कोई करियर गाइडेंस का छोटा सा सेशन मुनक्किद हो। जिस तरह से हम लोग अक्सर जो है दावत वगैरह की फंक्शंस रखते हैं सर, हाँ। हम लोग क्या बोलते हैं, कभी वलीमा रखते हैं, कभी हम लोग क्या बोलते हैं निकाह का कोई फंक्शन रखते हैं, हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों के सेलिब्रेशन में हम लोगों को गैदर करते हैं। हमारे रिलीजियस कॉन्टेस्ट जो होते हैं जिसमें हम लोग सलात या कुछ इस तरह की चीज़ें मुनक्किद करते हैं, नात का प्रोग्राम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेरेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर वो किसी करियर गाइडेंस वालों को या फिर कोई जो इंडस्ट्रीज़ में अच्छा करते आए हैं उनको बुलाएं और अपने बच्चों को मोटिवेट करवाएं, अपनी सोसाइटी में एनवायरनमेंट ऐसा कंडक्ट करे कि बच्चा उससे पढ़े। हमारा अक्सर जो आसपास का माहौल अगर ख़राब होगा तो बच्चा कितना भी ज़्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद उसका कोई रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बच्चे का फोकस होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आप पेरेंट का सबसे ज़्यादा इसमें पेरेंट, रोल है। टीचर्स, स्टूडेंट, ये टाइमली उनको गाइडेंस और अच्छी इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन मिले तो जो टैलेंटेड बच्चे खुद ही आगे बढ़ेंगे, जी, वरना जी। फिर उनको बहुत तकलीफ हो जाती है। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद, सर। हम आपके आभारी हैं। आप सभी व्यूवर्स का शुक्रिया जिसने हमारे पूरा वीडियो देखा, इसको लाइक किए, शेयर किए। थैंक यू।